जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में हमारे क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि मौर्योत्तर काल के बाद भारत की भूमि पे जो शासन होते हैं वो देसी विदेशी दो राजवंशों में होते हैं। तो जो विदेशी राजवंश स्थापित हुए थे मौर्योत्तर काल के बाद भारत की भूमि पे, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वो देसी जो राज्य थे भारत की भूमि पे मौर्योत्तर काल के बाद स्थापित हुए थे उनको देखेंगे। तो जैसे कि देसी राज्यों में बात करें तो हो जाएगा शुंग हो जाएंगे, कौ हो जाएंगे, सातवाहन हो जाएंगे, इसके बाद अवीर वंश, वाकाटक वंश, उसके बाद गुप्त काल स्टार्ट हो जाता है। तो मौर्योत्तर काल में जो स्वदेशी राज्य स्थापित होते हैं उसमें सबसे प्रथम जो राजवंश होता है वो शुंग राजवंश होता है। तो स्वदेशी राजवंशों के अगर क्रम की बात करें तो हो जाएगा पहले शुंग, फिर हो जाएगा कर्ण वंश, फिर हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद हो जाएगा अवीर वंश, वाकाटक वंश। छोटे छोटे भागों में राजवंश शासन करते हैं। हम बात करें स्वदेशी राज्य का जो पहला राजवंश है वो है शुंग काल। शुंग काल की बात करें तो शुंग काल का समय पीरियड जो माना जाता है वो माना जाता है 185 बीसी से लेके 173 या फिर 75 मिल सकता है, क्योंकि जो मौर्य के अंतिम शासक थे बृहदत्त की हत्या करते हैं पुष्यमित्र 184 बीसी के आसपास करते हैं। तो 185 बीसी से शुंग राजवंश की स्थापना हो जाती है। और जो शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं देवभृत, वो 73 या फिर कहीं कहीं 75 बीसी मिलता है, उनकी हत्या कर देता है वासुदेव। वासुदेव हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना करता है। तो शुंग काल के समय पीरियड की बात करें तो शुंग काल का जो समय पीरियड है वो 185 बीसी से लेके 73 बीसी या 75 बीसी माना जाता है। शुंग काल को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं, शुंग काल की वंशावली देख लेते हैं कि शुंग काल में कौन कौन से शासक आए और किन शासकों बाद किन शासक का शासनकाल रहा। तो एक जब वंशावली देख लेते हैं तो इससे एक उस शासन काल का एक प्रोफार्मा हो जाता है मोटा मोटा उस शासन काल में राजाओं का क्रम याद करने का। तो अगर हम वंशावली देखें कि शुंग काल की वंशावली की बात करें, कौन सा राजा कब कब शासन किया, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक व्यू वंशावली का देख लेते हैं। तो अगर वंशावली की बात करें सबसे पहले जो शुंग वंश का शासक होता है वो होता है पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक होता है। पहला शासक जो होता है शुंग वंश का वो होता है पुष्यमित्र शुंग। दूसरा शासक जो होता है वो होता है अग्निमित्र। तीसरा शासक जो होता है वो है वसुमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बनता है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद बनता है शासक वसुमित्र। वसुमित्र के बाद जो चौथा शासक बनता है वो है सुज्येष्ठ। सुज्येष्ठ के बाद जो है ना शासक बनता है वो है सुमित। सुमित जो है ये 5वें क्रम का शासक है। इसके बाद सुमित के बाद जो बनता है शासक छठा वो है वज्रमित्र। वज्रमित्र के बाद जो अगला शासक है वो भागभद्र है। भागभद्र जो है ना शुंग वंश का 9वां शासक होता है। भागभद्र अपने राजवंश का शुंग काल का 9वां शासक होता है। इसके बाद जो शासक बनता है वो है भागवत बनता है। भागवत के बाद जो बनता है वो देवभूत बनता है। देवभूत जो है ना इस वंश का अंतिम शासक होता है। तो ये वंशावली हो गई। सबसे पहले जो शुंग वंश की स्थापना की थे वो पुष्यमित्र शुंग है। फिर अग्निमित्र उत्तराधिकारी होता है। वसुमित्र का उत्तराधिकारी सुज्येष्ठ होता है। सुज्येष्ठ का उत्तराधिकारी सुमित होता है। सुमित का उत्तराधिकारी जो है ना वज्रमित्र होता है। वज्रमित्र का जो उत्तराधिकारी है वो भागभद्र होता है। भागभद्र के बाद इसका उत्तराधिकारी जो है वो भागवत होता है। भागवत के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनता है वो देवभूति बनता है, जो शुंग वंश का अंतिम शासक होता है। ये हो गई वंशावली की बात। अब देख ले पुष्यमित्र शुंग को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ये शुंग काल है इसके जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, क्योंकि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है स्रोत कि अगर किसी काल विशेष के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो शुंग काल को जानने के जो है ना 2 प्रकार के स्रोत है, साहित्य स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्य स्रोतों में रचनाएं आ जाती हैं और पुरातात्विक स्रोतों में जैसे सिक्के हैं, कौशाम्बी
साकेत से सुंग काल के सिक्के मिले हैं। इसके बाद जो अभिलेख है वो आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। अगर हम बात करें सुंग काल के साहित्य स्रोतों की स्रोत फिर देखें तो पहला देखेंगे स्रोत में साहित्य स्रोत कि सुंग काल के जानने के साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो साहित्य स्रोत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मत्स्य पुराण है। इसके बाद है ये विष्णु पुराण से भी सुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद है ये कालिदास की रचना है, ये है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम से जो है ना सुंग काल की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इसके बाद जो अग्निमित्र होते हैं उनके प्रेम प्रसंग के जो तथ्य थे उनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो है ना ये है महाभास। पतंजलि की जो महाभास है इससे जो जानकारी मिलती है ये यवन आक्रमण जो हुए थे सुंग काल में उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें इसके बाद है ये गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो है ये इससे जो भारत के भूमि पे यवन आक्रमण हुए थे उसके महाभास और गार्गी संहिता से दोनों से सुंग काल में जो यवन आक्रमण हुए थे उनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद बाणभट्ट की हरचरित जो है रचना उससे भी जानकारी प्राप्त होती है। बाणभट्ट की हरचरित से जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये पुष्यमित्र सुंग होगा वो मौर्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना करता है। तो ये हरचरित भी हो जाएगी। हरचरित से क्या जानकारी मिलती है? तो हरचरित से जानकारी मिलती है कि मौर्य के अंतिम शासक जो थे बृहदत्त उनकी हत्या करते हैं पुष्यमित्र सुंग और सुंग वंश की स्थापना करते हैं। और इसके बाद है बौद्ध ग्रंथ है ये दिव्योद्यान। दिव्योद्यान से जो जानकारी मिलती है वो कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र सुंग था वो बौद्ध विरोधी था, इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इसके बाद ये है ये कश्मीर की ग्रंथ है जिसका नाम है अवादान कल्पलता। ये कश्मीर के क्षेमेंद्र थे उनकी रचना है अवादान कल्पलता। इसके बाद है ये मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो स्वरूप मिलता है रचना का पूरी तरीके से जो मनुस्मृति का संग्रह हुआ है वो ये सुंग शासन काल में हुआ है। इसके बाद पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, साहित्य स्रोत है। साहित्य स्रोत और भी है लेकिन जो मुख्य हम लोग उनकी बात किए हैं कि साहित्य स्रोतों में मत्स्य पुराण हो जाएगा, विष्णु पुराण हो जाएगा, मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा और महाभास हो जाएगा, बाणभट्ट की हरचरित हो जाएगी और गार्गी संहिता हो जाएगी। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ है दिव्योद्यान और इसके बाद है पाणिनि की अष्टाध्यायी और है ये क्षेमेंद्र की अवादान कल्पलता है और मनुस्मृति है। ये सुंग काल में साहित्य स्रोत है जो जानने के साधन है इनके इतिहास काल को। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्के हो जाते हैं जो कौशाम्बी, साकेत इत्यादि स्थानों से सुंगों के प्राप्त होते हैं। इसके बाद मुख्य रूप से दो अभिलेख हैं जो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे ज्यादा भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा एक घुसंडी अभिलेख भी है जो पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें सबसे पहले ये है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से जानकारी क्या प्राप्त होती है कि जो ये पुष्यमित्र शासक होता है इन्होंने 2 अश्वमेध किया था और 1 राजसूय किया था, ऐसी जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र सुंग के बारे में। इसके बाद है हेलियोडोरस का गरुड़ध्वज स्तंभ। हेलियोडोरस जो हिंद यूनानी शासक थे यूक्रेटाइड वंश के एंटियालकिड्स, उन्होंने जो ये सुंग वंश के 9वें शासक थे भागभद्र उनके दरबार में भेजा था। उन्होंने जो है ना विदिशा में एक गरुड़ध्वज स्तंभ स्थापित किया था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है घोषंडी अभिलेख। घोषंडी अभिलेख इससे भी जो जानकारी मिलती है वो इसमें कहा गया है पुष्यमित्र को जो है ना संकर्षण कहा गया है। जो वो वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख वो माने जाते हैं व्यक्ति, उसमें से संकर्षण जो है ना वो संकर्षण जो कहा गया वो पुष्यमित्र सुंग को कहा गया। किसमें कहा गया है तो घोषंडी अभिलेख में कहा गया जो राजस्थान से प्राप्त होता है। इत्यादि पुरातात्विक साक्ष्य हैं। अब साक्ष्य के बाद हम लोग देख लेते हैं जो इस वंश का पहला शासक है, जो सबसे महान शासक इस वंश का माना जाता है वो है पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इस जो काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो होता है वो पुष्यमित्र सुंग ही होता है। बाकी शासक
जो रहते हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। जो क्वेश्चन बनना होता है तो पुष्यमित्र शुंग से ही बनते हैं। अगर हम बात करें पुष्यमित्र के शुंग के समय की बात, तो पुष्यमित्र जो शासन करता है वो 185 बीसी से लेके 149 बीसी तक करता है। पुष्यमित्र का जो शासन काल माना जाता है वो 185 बीसी से लेके 149 बीसी तक माना जाता है। और टोटल जो शुंग काल का कालक्रम है वो 185 से लेके 73 बीसी तक है। अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंग की किस किस तरीके से शुंग वंश की स्थापना की थी, तो पुष्यमित्र को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में कि अलग अलग साहित्यकार अलग अलग न कहते हैं। जैसे कि हर्षचरित की बात करें तो बाणभट्ट अपने हर्षचरित में कहते हैं कि ये निम्न कुल शूद्र कुल से संबंध रखता था। एक इतिहासकार है हरिप्रसाद शास्त्री जो इनको पार्शिक मानते हैं। और जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में जो है ना पुष्यमित्र शुंग को क्षत्रिय कुल से संबंधित बताया गया, लेकिन निष्कर्ष के रूप में जो है ना जो इसके जैसे कि ये आगे चल के अश्वमेध यज्ञ करता है, जो काम करता है वो ब्राह्मण धर्म के पक्ष में करता है। इस आधार पे ये कहा जाता है, ये कुल मिला के जो है ना निष्कर्ष रूप में कहा जाता है ये ब्राह्मण धर्म का था। बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। तो ये मौर्यों के समय पे जो पुष्यमित्र शुंग था ये उज्जैन प्रांत का प्रांतपति था। पूछा जाए कि जो पुष्यमित्र शुंग था किस प्रांत का प्रांतपति था, तो पुष्यमित्र जो शुंग था ये मौर्यों के समय पे उज्जैन प्रांत का प्रांतपति था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था बृहदत्त, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था बृहदत्त, एक दिन कहा जाता है कि सेना का निरीक्षण करते समय इन्होंने बृहदत्त की हत्या कर दिया था। बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ये विवरण इनकी स्थापना के संबंध में शुंग वंश के मिलता है कि ये मौर्य के जो है ना ये सेनापति थे। वो सेनापति के साथ ये उज्जैन के प्रांतपति भी नियुक्त थे। तो एक दिन सेना का निरीक्षण करते टाइम में मौर्य के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त की हत्या कर देते हैं। कब करते हैं, तो ये जो हत्या करने की डेट मिलती है वो 184 बीसी मिलती है। 184 बीसी में बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। अब इनके बात कर ली उपाधियों की, उपाधियों से क्वेश्चन बन जाते हैं। उपाधियों की बात करें या फिर उपनाम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र के उपनाम कौन कौन से थे। तो उपनामों में या उपाधि जो इनकी थी ये सेनानी थी। सेनानी जो उपाधि थी ये सेना नायक था, इसलिए इसको उपाधि जो दी गई वो सेनानी उपाधि दी गई थी। इसके बाद ये दधिअज्जी जो उपाधि दी गई थी इसका मतलब होता है शीघ्र वृद्धि करने वाला, क्योंकि ये जो अपने ये एक सेनापति था लेकिन बृहदत्त की हत्या करके एक मौर्य के बाद जो शासन सत्ता होती है वो पुष्यमित्र शुंग अपने हाथ में ले लेता है। उसी भी सेनापति से राजा बन जाता है बड़े भूभाग का। तो दधिअज्जी जो इसकी उपाधि है, दधिअज्जी का जो अर्थ लगाया जाता है वो शीघ्र वृद्धि करने वाला लगाया जाता है। इसके बाद जो इसकी उपाधि है वो संकर्षण है, जो हम लोग देखें कि ये घोषंडी अभिलेख जो राजस्थान का प्राप्त हुआ है उसमें जो है ना पुष्यमित्र शुंग को संकर्षण कहा गया है। इसके बाद इसे 2 अश्वमेध करने वाला कहा जाता है या फिर 2 अश्वमेध कर्ता कहा जाता है। तो ये इनकी उपाधियां हो गई। पहली उपाधि हो गई सेनानी, और दूसरी होगी दधिअज्जी, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सेनानी और दधिअज्जी है। इसके बाद जो है ना संकर्षण है, इसके बाद है 2 अश्वमेध कर्ता, ये इनकी उपाधियां हो गई। अब बात करें इनकी उपलब्धियों की कि इनके समय शासन काल में किन किन जो है ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम रहा है। तो बात करेंगे शासन के स्टार्टिंग दौर में जो है ना भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में यवनों का आक्रमण होता है। यवनों का जो आक्रमण होता है इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है और उनका अग्निमित्रम से मिलती है। इसके बाद जो इसमें साक्ष्य मिलते हैं उसमें ये विवादित हो जाता है। कहीं कहीं पे ये कहा गया है कि पुष्यमित्र जो शुंग है यवनों का जो आक्रमण हुआ है भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों में, उसमें ये कहीं कहीं विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया। यवनों का जो शासक था वो मीनांडर था, मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। और फिर आगे विवादित मिलता है कि वो शायद ऐसा संभावना व्यक्त करते हैं इतिहासकार कि
जो यमन आक्रमण हुआ था वो आगे के कालों में, इसके शासन काल के स्टार्टिंग दौर में जो आक्रमण हुए थे यमनों को, उस आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था, मीनंडर को हरा दिया था। लेकिन जब अंतिम समय पे होते, जैसे ये अग्निमित्र और वसुमित्र के समय होते हैं, तो कहा जाता है कि जो यमन है वो साकेत मथुरा पे शासन करते हुए पाटलिपुत्र पहुंचे। ये जो उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं भी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यमन के शासक मीनांडर को पराजित कर दिया था। फिर उन्हीं ग्रंथों में मिलता है कि जो यमन है वो साकेत मथुरा और पे अधिकार करते हुए पाटलिपुत्र पहुंचे थे। तो पाटलिपुत्र पहुंचे थे, ये संभावना जो व्यक्त की जाती है वो व्यक्त की जाती है। घटना जो हुई है वसुमित्र या फिर सुज्येष्ठ के टाइम पे हुई। स्टार्टिंग दौर पे तो यवनों को ये पराजित कर देता है। इसके बाद दूसरी जो घटना है ये जो है ना पुष्यमित्र शुंग की, वो विदर्भ और बरार पे विजय प्राप्त किए थे। इन्होंने यवनों को हराया। दूसरा ये विदर्भ या बरार वाले क्षेत्र की विजय की। इसकी जो जानकारी मिलती है वो मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। यहाँ का कहा जाता है विदर्भ का जो शासक था यज्ञसेन था। यज्ञसेन को पराजित करके ये विदर्भ पे अपना अधिकार कर लेता है। और विदर्भ जो यहाँ के यज्ञसेन शासक थे, विदर्भ के जो शासक थे वो यज्ञसेन थे। पुष्यमित्र शुंग जो पराजित करते हैं वो यज्ञसेन क्यों करते हैं? यज्ञसेन की ही जो है ना चचेरी बहन रहती है मालविका अग्निमित्र, जो आगे हम लोग देखेंगे कि अग्निमित्र की प्रेमिका रहती है। तो मालविका जो रहती है वो यज्ञसेन की चचेरी बहन रहती है। और जो ये शासक थे यज्ञसेन वो विदर्भ या बरार वाले क्षेत्र के थे। इसके बाद ये खारबेल से युद्ध हुआ था। पुष्यमित्र शुंग का जो है ना वो खारबेल से युद्ध हुआ था। और इसमें ये उल्लेख मिलता है, इसकी जानकारी जो मिलती है वो खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से ये साक्ष्य मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने खारबेल पे आक्रमण किया था, क्योंकि जब मौर्य का अंतिम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे जो उड़ीसा के कलिंग के खारबेल थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। तो इस पर जब राजा मौर्य के अंत करके जब पुष्यमित्र शासक बनता है तो ये पुनः खारबेल या उड़ीसा वाले क्षेत्रों को जीतना चाहता है। लेकिन वहाँ का जो शासक रहता है वो रहता है खारबेल जो है ना ये पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर देता है। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। तो इनकी ये 3 विजय हो गई। यवनों का आक्रमण का सामना किया और पराजित किया। उसके बाद विदर्भ पे बरार पे विजय प्राप्त की। और खारबेल या उड़ीसा के जो कलिंग के थे क्षेत्र के वो खारबेल राजा, उनसे ये युद्ध में पराजित हुआ, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद इसकी उपलब्धियों में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। कहा जाता जो अश्वमेध यज्ञ किए थे ये पुष्यमित्र शुंग यवनों को पराजित करने के बाद किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने इन्हीं यज्ञों के करने के आधार पर इसे ब्राह्मण वर्ग से संबंधित माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किए थे। और इस राजसूय यज्ञ के जो पुरोहित रहते हैं, हम लोग देखेंगे आगे, वो पतंजलि रहते हैं। और इस यज्ञ की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है और हरिवंश पुराण से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किया, एक राजसूय यज्ञ किया, इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है और हरिवंश पुराण से मिलती है। और राजसूय यज्ञ जो करता है पुष्यमित्र शुंग, उसके पुरोहित जो रहते हैं वो पतंजलि रहते हैं। इसके बाद ये जो पुष्यमित्र शुंग है इसको बौद्ध विरोधी कहा जाता है। किसमें कहा गया है? तो पुष्यमित्र शुंग को जो बौद्ध विरोधी बताया गया है वो बौद्ध धर्म में बताया गया है। बौद्ध धर्म के जो साहित्य है, जैसे कि ये हो जाएगा दिव्य उद्यान में बताया गया है पुष्यमित्र शुंग को इन्होंने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो अशोक के प्रसिद्ध होने का कारण पूछा कि अशोक इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो ये मतलब तथ्यात्मक मिलता है कि ऐसा कहा जाता है कि अशोक इसलिए विख्यात था कि उन्होंने 84,000 स्तूपों को बनवाया था। तो ये दृढ़ संकल्प ये सोच के लेता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों को बनवा के प्रसिद्धि प्राप्त की थी, हम उनको नष्ट करके
प्राप्त करेंगे। तो माना जाता है दिव्योदान में कहा गया है जो पुष्यमित्र शुंग था ये बौद्ध धर्म के जो अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे उसको नष्ट किया था। इसके बाद इन्होंने इसी में विवरण मिलता है कि जो दिव्योदान में ही कि पुष्यमित्र जो शुंग था वो पाटलिपुत्र के जो कुकुट राम विहार था उसको भी नष्ट किया था। इसके बाद जो है ना कौशाम्बी का जो घोषता राम विहार था इसको भी नष्ट करता है पुष्यमित्र शुंग करता है। पुष्यमित्र शुंग जो कौशाम्बी के घोषता राम विहार को नष्ट करता है इसको प्रसिद्ध इतिहासकार है जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा का मानना है कि कौशाम्बी का जो घोषिताराम विहार था उसको किसने नष्ट किया था, तो घोषिताराम विहार को जो नष्ट किए थे वो पुष्यमित्र शुंग किए थे। और दिव्योदान में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कि 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट किया था और पाटलिपुत्र के कुटकुट राम विहार को नष्ट किया था। इसके बाद इसे ही एक ये भी मतलब विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र ये ऐलान किया था कि मुझे कोई एक भिक्षु का सर काट के देगा उसके बदले हम 100 दिनार की मुद्राएं देंगे। तो इससे प्रतीत होता है जो है ना पुष्यमित्र शुंग था वो बहुत कट्टर बौद्ध विरोधी था कि उसका ये कथन था कि अगर कोई हमें एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट के देगा उसके बदले हम 100 दिनार की मुद्राएं देंगे। ऐसा विरोध जो मिलता है वो बौद्ध साहित्यों में मिलता है। इस बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को घोर बौद्ध विरोधी बताया गया है। लेकिन यहाँ पे बौद्ध विरोधी बताया गया। इसके बाद भी जो पुष्यमित्र की उपलब्धियां और कार्य हैं उसमें देखते हैं कि ये सांची का जो स्तूप थी उसकी जो लकड़ी की रेलिंग बनी थी उसकी रेलिंग ये पत्थर की बनवाता है। ये यहाँ पे बौद्ध विरोधी पूरे तरीके से स्पष्ट झलक रहा है। लेकिन एक तरफ पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म को लेके उसमें स्थापत्य का भी काम कर रहा है तो ये विवाद का विषय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग दौर में जो है ना पुष्यमित्र जो शुंग था वो बौद्ध विरोधी था, लेकिन अंतिम शासनकाल के जो अंतिम समय था वो बौद्ध के समर्थन में आ जाता है, ऐसा माना जाता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो है ना ये बौद्ध विरोधी जो बना था ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए बना था, क्योंकि ये चाहता था कि जो बौद्ध भिक्षु थे या फिर अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म के पक्ष में जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे एग्रह करता था। उसका ऐसा मानना है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तर्क देते हैं कि वो क्यों बौद्ध विरोधी था। ये क्लियर है कि ये बौद्ध विरोधी था क्योंकि तभी है तो वर्णन मिलता है कि ये 84,000 स्तूपों को नष्ट किया और कई अन्य बौद्ध विहारों को नष्ट किया। इसके बाद ये जो बौद्ध स्थापत्य है कला उसमें भी काम करता है। जैसे कि ये सांची का जो स्तूप है, सांची के स्तूप की जो रेलिंग बनी थी वो लकड़ी की बनी थी। लकड़ी की रेलिंग की जगह पे ये जो है ना पत्थर की रेलिंग का निर्माण करता है। इसके बाद जो भरहुत का सबसे प्राचीन जो स्तूप माना जाता है बौद्ध धर्म का वो भरहुत स्तूप है जिसकी स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग करता है। तो इसकी बौद्ध धर्म को लेके विरोध की भाषा दिख रही है, विरोध के तथ्य दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ना बौद्ध धर्म में जो सांची के स्तूप की लकड़ी की रेलिंग थी, लकड़ी की रेलिंग की जगह पे ये पत्थर की रेलिंग बनवाता है और एक नए स्तूप भरहुत स्तूप की जो है ना ये निर्माण करता है। भरहुत स्तूप पे ही एक भरहुत अभिलेख है जिसके बारे में पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो हो जाएगी उसके पुरातात्विक स्रोतों के साधन में। इसके बाद जो है ना पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे, पुरोहित की बात करें तो पुष्यमित्र के जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि थे और इनकी जो रचना थी वो महाभाष्य थी। पूछा जाए पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। उनकी रचना की बात करें तो जो इनकी रचना थी वो महाभाष्य थी और महाभाष्य जो है ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उस पे एक टीका थी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे, पतंजलि की रचना महाभाष्य थी। महाभाष्य जो रचना है ये पाणिनि के जो अष्टाध्यायी थी उस पे एक टीका थी। इसके बाद जो मनुस्मृति है विधि ग्रंथ मनुस्मृति का जो संकलन हुआ है वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ है। मनुस्मृति का जो पूरी तरीके से संकलन हुआ है, पूर्ण रूप दिया गया वो शुंगों के काल में दिया गया, उसमें से पुष्यमित्र शुंग के काल में दिया गया है। मनुस्मृति की जो पूर्ण रूप दिया गया वो किसमें दिया गया है, किसके शासनकाल में, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में दिया गया है। इसके बाद एक और ग्रंथ है, ये कश्मीर के हैं क्षेमेंद्र, इनकी जो
जो रचना है वो अवादान कल्पलता है। अवादान कल्पलता में भी पुष्यमित्र शुंग को जो है ना बौद्ध धर्म का संरक्षण कहा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग वहाँ उसको विरोधी बताया जा रहा है। इसके बाद लेकिन छेमेंद की कश्मीर के जो छेमेंद है उनकी जो रचना है अवादान कल्पलता, इसमें पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का संरक्षक कहा गया, मतलब बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला कहा गया। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के ही टाइम पे जो है ना भाजा और काले नासिक के जो चैत्य और बिहार थे उनको भी स्थापित किया गया था। और इसके बाद अजंता की जो नवी गुफा है उसमें जो चैत्य का निर्माण किया गया है वो पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में किया है। इसके बाद भी इसको बौद्ध विरोधी कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म के स्थापन में भी ये काफी काम करता है। इसके बाद जो है ना ये जो पुष्यमित्र शुंग है इसके समय पे या फिर पूरे शुंग काल को कह सकते हैं ये बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान का रहता है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा और बौद्ध धर्म जो वैदिक धर्म था उसका पुनरुत्थान जो पुनः मिलता है वो शुंग के काल में मिलता है। शुंगों के काल में भी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में मिलता है। तो ये जो जानकारी हो गई, उसकी जो राजधानी बनाता है पुष्यमित्र शुंग अपनी, वो बनाता है साकेत बनाता है। और साकेत जो नाम था, साकेत को जो वर्तमान नाम अयोध्या दिया गया है वो पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग ने दिया था। ये साकेत को अपनी पाटलिपुत्र तो मौर्यों के शासनकाल में थी, लेकिन उसके अतिरिक्त ये अपनी राजधानी साकेत को बनाता है और विदिशा वाले क्षेत्र में बनाता है। तो विदिशा जो है ना शुंगों की राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण राजधानी हो जाती है विदिशा। अगर इसकी बात करें इसके उत्तराधिकारी की कि पुष्यमित्र शुंग जो है इसके उत्तराधिकारी कौन थे, तो इसके उत्तराधिकारी जो थे वो अग्निमित्र थे। अग्निमित्र के बारे में अगर बात करें तो अग्निमित्र के बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने के स्रोत हैं। अगर अग्निमित्र के शासनकाल की बात करें तो अग्निमित्र का जो शासनकाल है वो 149 बीसी से लेके 141 बीसी है। ये समय पीरियड जो है वो पुष्यमित्र शुंग के जो है ना उत्तराधिकारी अग्निमित्र का माना जाता है। अगर बात करें इनकी राजधानी की तो ये भी अपनी जो राजधानी बनाते हैं वो विदिशा को बनाते हैं। शुंगों की जो महत्वपूर्ण राजधानी है वो विदिशा ही रहती है, विदिशा और साकेत। पुष्यमित्र अग्निमित्र की उपलब्धि क्या है, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था वो विदिशा बनाया था। इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी विदिशा थी अग्निमित्र की। इसके बाद इसकी 3 पत्नियों का विवरण मिलता है, वो कौन कौन सी हैं, तो एक तो हो जाती है मालविका, दूसरी हो जाती है धारणी, तीसरी हो जाती है ईरावती। अग्निमित्र की 3 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, उसमें से 2 पत्नियां कही जाती हैं कि धारणी और ईरावती इसकी पत्नी थी और मालविका जो थी वो इनकी प्रेमिका थी। अग्निमित्र और मालविका की जो प्रेम प्रसंग का जो विवरण मिलता है वो हमें मिलता है कालिदास की कृति है मालविका अग्निमित्रम। इसमें जो है ना विवरण मिलता है, इसमें विवरण मिलता है भारत पे यवनों के आक्रमण की। इसके बाद जो विवरण मिलता है वो अग्निमित्र और मालविका का प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है। और मालविका अग्निमित्र लिखा किसने है, तो कालिदास ने लिखा है। कालिदास किस काल के वो इतिहास कवि थे, तो ये गुप्त काल के थे, लेकिन ये रचना जो कर रहे हैं वो पुष्यमित्र शुंग शासन काल के बारे में ये विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अग्निमित्र के बारे में जानने के सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम ही है। और इसी में ही इसकी और इसके जो है ना ये जो इसकी प्रेमिका थी मालविका, उसके बारे में, इसके प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी जो पत्नियां थी वो धारणी और ईरावती थी। और ये जो प्रांतपति और राजा होता है वो विदिशा का रहता है, जो है ना पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है ना विदिशा का प्रांतपति होता है। उसी प्रांत में ही जब ये नियुक्त होता है उसी टाइम पे मालविका और अग्निमित्रम का जो है ना प्रेम प्रसंग होता है। उसी को लेके जो विवरण मिलता है वो कालिदास की इस कृति में मिलता है। इसके बाद ये बात होगी अग्निमित्र के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस वंश का और कौन सा महत्वपूर्ण शासक है। तो इस वंश का और महत्वपूर्ण शासक है ये
अग्निमित्र के बाद होते हैं वसुमित्र, सुज्येष्ठ होते हैं, सुमित होते हैं, वज्रमित होते हैं। इन शासकों में कोई खास उपलब्धि नहीं रहती एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद होते हैं शासक की भागवत। भागवत जो शासक हैं ये नवे शासक हैं। अगर हम बात करें भागवत की, ये हैं अग्निमित्र के बाद महत्वपूर्ण शासक सुंगवंश के भागवत। भागवत जो है ना ये अपने राजवंश के सुंगवंश के ये नवे शासक रहते थे। इनके दरबार में हिंद यूनानी की दो शाखा में हम लोगों ने देखा था कि एक तो देखा था यूक्रेटाइड और एक डेमेट्रियस शाखा देखा था। तो जो यूक्रेटाइटिस वंश के राजा थे, यूक्रेटाइटिस वंश के जो राजा थे वो थे एंटियालकिड्स। ये राजा थे एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स ने एक अपना राजदूत भेजा था भागभद्र के दरबार में। वो कौन से हैं? तो वो भेजे थे हेलियोडोरस को। एंटियालकिड्स ने अपना एक राजदूत भेजा था सुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में। उस राजदूत का क्या नाम था? तो उस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। इन्होंने एमपी जो विदिशा वाला क्षेत्र है यहाँ पे एक गरुड़ ध्वज जो स्तंभ स्थापित किया था। ये वैष्णव धर्म को ये जो एंटियालकिड्स था वो वैष्णव धर्म के मानने वाला शासक था। और इन्होंने एमपी जो है ना सुंग वंश के जो नवे शासक थे भागवत, उनके दरबार में एक यूनानी राजदूत भेजते हैं जिसका नाम था हेलियोडोरस। उन्होंने विदिशा में एमपी के विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। और ये अपने आप को एंटियालकिड्स भागवत कहता है और भागवत धर्म को ग्रहण करता है। इसके बाद भागवत के बाद जो शासक बनते हैं वो देवभूत हैं। देवभूत इस वंश के जो है ना वो अंतिम शासक कहे जाते हैं। देवभूत की बात करें तो देवभूत की यही उपलब्धि है कि ये इस वंश के अंतिम राजा होते हैं। देवभूत इस वंश के अंतिम शासक था और इसकी जो हत्या करता है वो वासुदेव करता है। अगर पूछा जाए सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूत था, इस वंश का अंतिम शासक था। और इसकी जो हत्या करता है वो वासुदेव करता है। वासुदेव इसकी हत्या करके जो है ना वो कौ वंश की स्थापना करता है। इसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो इसकी जो देवभूत है, देवभूत की जो हत्या करता है वो वासुदेव करता है। वासुदेव हत्या करता है और कौ वंश की स्थापना करता है। देवभूत जो है ना इस वंश का अंतिम शासक है। इसकी हत्या जो करता है वो वासुदेव करता है। वासुदेव हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करता है जो कौ वंश के नाम से जाना जाता है। और ये जो कौ वंश की स्थापना और वह देवभूत की हत्या का जो विरोध मिलता है वो बाणभट्ट की हर्षचरित में मिलता है। तो इस प्रकार ये हमारा समाप्त हुआ सुंग वंश। सुंग वंश के बाद जो ये कौ वंश स्थापित करता है वासुदेव, इसके बारे में देख लेते हैं। 4 शासक हैं, कुछ महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि नहीं रहती। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सातवाहन राजवंश। सुंग वंश के बाद हम लोग देख लेते हैं ये कौ वंश। कौ वंश की बात करें तो कौ वंश का जो समय पीरियड माना जाता है वो 75 बीसी से लेके 30 बीसी माना जाता है। कौ वंश कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये एक सीक्वेंस में जाना रहता है कि सुंगों के बाद कौ के बाद सातवाहन राजवंशों की स्थापना हुई थी। कौ वंश जो था ये एक ब्राह्मण राजवंश था। इसकी उपलब्धि ये रही कि जो सुंगों द्वारा अपने ब्राह्मण साम्राज्य को स्थापित किया था उसको बनाए रखे, अक्षुण्ण बनाए रखने में इसको सफलता मिली। बस इसकी एक यही उपलब्धि हो जाती है कौ वंश की। और ये राजवंश जो था सुंगों की तरह ही ये ब्राह्मण राजवंश था। कौ वंश का जो समय काल माना जाता है वो 75 बीसी से लेकर 30 बीसी माना जाता है। इस काल में जो होते हैं शासक वो उनकी संख्या है 4 शासक होते हैं इस राजवंश में, जो उनकी खास उपलब्धि नहीं है। पहले जो राजा हैं वो हैं वासुदेव हैं, दूसरे जो हैं वो सुशर्मन हैं, तीसरे जो हैं वो भूमदान हैं और चौथे जो है वो नारायण है। नारायण की जो हत्या करते हैं वो शिवमुख करते हैं। नारायण की हत्या जो करते हैं वो शिवमुख करते हैं। शिवमुख जो है ना नारायण की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम हो जाता है सातवाहन राजवंश। कौ वंश में 4 शासक होते हैं, पहला वासुदेव, दूसरे सुशर्मन, तीसरे भूमदान और चौथे नारायण। कौ वंश के जो है ना अंतिम जो राजा होते हैं नारायण की जो हत्या करते हैं वो शिवमुख करते हैं। शिवमुख एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं जो सातवाहन राजवंश या आंध्र सातवाहन राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर कालीन जो स्वदेशी राजवंश स्थापित हुए थे सुंग और कौ,
उनके बारे हम लोग जान लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे कि सातवाहन में कौन से शासक हुए और उनकी क्या उपलब्धि हुई। उसके बाद फिर हम लोग वाकाटक देखेंगे। तो